आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। इस कहानी का ये दूसरा और अंतिम भाग है। हम दोनों चुपचाप अपनी अपनी जगह लेटे हुए थे। मेरे जहन में एक सवाल गर्दिश कर रहा था। तभी मैंने अचानक से उससे पूछा, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ खुदाई की गई हो तख्त के नीचे। इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई थी? मुझे खुद को दफन करना था, लेकिन फिर हिम्मत नहीं पड़ी तो गड्ढा पाड़ दिया। मौत कितनी मुश्किल होती है ना। जब मौत की तरफ बढ़ते हुए सांसें ठहरने लगती हैं तो कितनी तड़प होती है। उसने अजीब से अंदाज में कहा। उसके शब्दों का ठंडापन महसूस करके मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ऐसा क्यों सोचती हो? अभी तो तुम्हारे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है। किसी गरीब के घर खूबसूरत लड़की के रूप में जन्म लेना कम परेशानी का सबब है साहब। अरे मत सोचो ये सब। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो आपका भी नहीं पूछा। क्या ये काफ़ी नहीं कि हम इंसान हैं? बिल्कुल काफ़ी है, लेकिन इंसान तो करोड़ों हैं। सबको अलग अलग पहचानने के लिए नाम की तो ज़रूरत पड़ती है ना। वैसे मेरा नाम अविनाश है और तुम्हारा? रोशनी नाम है मेरा। अबू ने रखा था कि शायद मैं उनकी ज़िंदगी में रोशनी की किरण बनकर आई हूँ, लेकिन मेरे आते ही उनकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। मेरी माँ हैजे से मर गई और बड़ा भाई नदी में डूबकर। वो गहरे सदमे से बोली। मुझे पलट के कुछ बोलते ना बना तो मैं चुप रह गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। जल्दी सोया था तो नींद भी जल्दी पूरी हो गई। पड़े पड़े ही बाहर के मौसम का अंदाज़ा लगाया। बाहर शायद बारिश थमी हुई थी। कोठरी में खूब अंधेरा फैला था। रिश्तवाज पर नज़र डाली तो सुबह के 4 बज चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि कोठरी के अंदर सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने चौंकते हुए उस जगह देखा जहाँ रोशनी लेटी हुई थी, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि वो लेटी थी। मैंने 2-3 आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब न आया। मैंने सोचा शायद बाहर गई होगी। आधा घंटा इंतज़ार किया, लेकिन वो नहीं लौटी। वो किसी खतरे में तो नहीं? सोचते ही मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। अब कोठरी की खिड़की से हल्की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। अंदर का हाल देखकर मुझे झटका सा लगा। बिस्तर वगैरह सब समेटकर तख्त के नीचे डाल दिया गया था और चटाई कोने में खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आया कि बिस्तर हटाने की इतनी भी क्या जल्दी थी। फिर जब उठकर दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर सन्न रह गया कि कोठरी का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुंडी अंदर से लगी हुई थी, जैसे रात मैंने लगाई थी। अगर कोठरी अंदर से बंद है तो रोशनी कहाँ गई? मैंने कोठरी में हर जगह देखा, वो कहीं नहीं थी। अचानक से मेरी धड़कनें बढ़ गईं। घबराहट में हाथ पांव फूल गए। मैंने किसी तरह खुद को संभालते हुए दरवाज़ा खोला। बाहर निकलकर लंबी लंबी सांसें लीं। खुद को रिलैक्स किया। फिर कोठरी के अंदर जाकर अच्छे से मुआयना किया। चटाई तो कायदे से खड़ी की गई थी, लेकिन बिस्तर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पाँव मारकर तख्त के नीचे किए हों। मैं आत्मा वगैरह पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन फिर रोशनी का क्या चक्कर था? मैं हैरान परेशान वहीं तख्त पर बैठकर सोचने लगा। उजाला थोड़ा और बढ़ा तो मैंने देखा कोठरी की दीवार पर कोयले से बनी कुछ आड़ी तिरछी इंसानी तस्वीरें थीं, जैसे किसी बच्चे ने बनाई हो। एक तो लड़की की तस्वीर थी जो शायद किसी को फूल दे रही थी। बाकी 3 तस्वीरें आदमी की थी। एक की दाढ़ी और लंबे बाल, एक के चेहरे पर बाएं गाल पर कट का निशान था और तीसरे के बाल घुघराले थे। पता नहीं इन चित्रों का कोई मकसद था या ऐसे ही बना दिए गए थे। खैर, मैं वहाँ से कोठरी का दरवाज़ा बंद करके निकल गया। पास के गांव से एक मिस्त्री लेकर आया। वो कोई 25-26 साल का लड़का था। वो जीप ठीक करने लगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने अपना नाम ज़हीर अहमद बताया। मैंने दूसरा सवाल किया कि यहाँ पे जो मज़ार है उसके बारे में जानते हो? हाँ साहब, कभी कभी हाज़िरी देने जाता हूँ। कोई उसकी देखभाल करता है कि नहीं? हाँ ना, बाबा के वारिस हैं, नब्बन चाचा, वही करते हैं। फिर कुछ सोचते हुए अफसोस से बोला, पता नहीं अब कर पाए कि नहीं। क्यों, अब क्या हो गया है? मैंने पूछा।
वो पागल हो गई एकदम से। हर पल बस अपनी बेटी को ढूंढते फिरते हैं। उनकी एक जवान बेटी थी, पिछले हफ्ते गायब हो गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़का। क्यों, ऐसा क्या हो गया था? पता नहीं साहब, बस इतना पता है कि पिछली जुमेरात को मज़ार पर आए थे दोनों बाप बेटी। मौसम ख़राब हो गया तो रुक गए उसी कोठरी में। उसी रात नब्बन मियाँ पास के गांव में किसी मरीज़ को देखने चले गए थे और मौसम ख़राब होने की वजह से घर नहीं पहुंच पाए। अगली सुबह जब वो घर पहुंचे तो रोशनी गायब थी। घर का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। उसकी बातें सुनकर मेरा दिमाग घूम रहा था। अगर वो पिछली जुमरात गायब हो चुकी थी तो रात को कौन थी? पक्का वो नहीं मिली ना? मैंने फिर सवाल किया। अरे नहीं साहब, तब से कहीं नहीं दिखी। पुलिस के पास गए थे? मैंने पूछा। गरीब की पुलिस कहाँ सुनती है साहब। ये कहकर भगा दिया कि किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। फिर मैंने कुछ नहीं पूछा। जीप ठीक करवा के पास के थाना पहुंचा और सबकी खबर ली। फिर रिपोर्ट दर्ज करवाई और कुछ लोगों को लेकर नब्बन मियाँ के घर रवाना हुआ। छोटी सी आबादी थी। घर पर तो वो नहीं मिले। मैंने आसपास के लोगों से रोशनी की सहेलियों को बुलाने के लिए कहा। मैं सोच रहा था शायद वो लड़की रोशनी की कोई सहेली ही हो जो रात मिली थी। कुल 8 सहेलियाँ थीं, लेकिन उनमें से कोई भी वो नहीं थी जो रात मिली थी। मैंने गांव की सारी लड़कियों को बुलवाया जो 18 से 19 साल की थी, लेकिन उनमें से कोई भी वो न थी। क्या माजरा था आखिर? कौन थी वो लड़की? सोचकर मेरा सर फट रहा था। तभी वहाँ नब्बन मियाँ आ गए। देख के मेरा दिल पसीज गया। फटे पुराने कपड़े, बाल उलझे हुए, वो दौड़कर हमारे पास आए कि शायद उनकी बेटी मिल गई। मैं समझाने के लिए आगे बढ़ा तो वो रोते हुए एक तरफ भाग निकले। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो कल रात का पूरा वाक़या मेरी आंखों के आगे नाच रहा था। मैं एक एक बात को याद करने की कोशिश कर रहा था। हर छोटी बात, हर इशारा जो वो शायद देना चाह रही थी। आखिरकार मैं एक नतीजे पर जा पहुंचा। मैं आत्मा पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन उस दिन मुझे विश्वास करना पड़ा। अगले दिन थाने पहुंचकर मैंने उस इलाके की क्रिमिनल्स की फाइल निकलवाई और उन चेहरों को ढूंढने लगा जो कोठरी की दीवारों पर बने हुए थे। उनमें से 2 लोग ऐसे दिखे जो उस तस्वीर से मेल खाते थे। मैंने उनके बारे में पता लगवाने को कहा और फिर पूरी टीम को लेकर मज़ार पर जा पहुंचा। कोठरी का दरवाज़ा अब भी बंद था। दरवाज़ा खोला गया। इस तख्त को बाहर रख दो और यहाँ खुदाई करो, मैंने हुक्म दिया। एक हवलदार उस जगह की खुदाई करने लगा। मैं उन तस्वीरों के बारे में पूछताछ करने लगा। तभी, साहब कुछ है यहाँ। हम सभी चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। खोदने के साथ ही बदबू फैलने लगी थी। हम जो उम्मीद कर रहे थे शायद वो सच निकली। वहाँ कोई लाश दफनाई गई थी जो रोशनी की ही होनी चाहिए। लाश निकाली गई। चेहरा काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। आस पड़ोस के लोगों ने तस्दीक की कि ये रोशनी ही की लाश है, जिन्होंने उसे बचपन से देखा था। फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। पोस्टमार्टम से पता चला कि उसके साथ दरिंदगी भी की गई थी। अगले दिन सुबह 10 बजे रोशनी की डेड बॉडी को अपनी देख रेख में दफन करवा दिया था। उसके वालिद की हालत काफ़ी ख़राब थी। आसपास के लोग उसे संभाल रहे थे। 2 दिन के अंदर मेरे नेटवर्क ने 22 लोगों की डिटेल ला कर दी जो उन तस्वीरों से मिलते थे। बहुत छानबीन के बाद आखिरकार वो तीनों हाथ लग ही गए और बड़ी मुश्किल से अपना जुर्म कबूल किया। उनमें से एक चेतई बदमाश किस्म का आदमी था जो कि 2 बार जेल जा चुका था। चोरी डकैती उसका पेशा था। लंबे बाल वाला हरखो था और घुघराले बाल वाला बचनू। उन्होंने बताया कि हम उस रात अपने डेरे पर जा रहे थे। रास्ते में बारिश होने लगी तो हम तीनों मज़ार पर रुक गए और नशा करने लगे। हमें भूख का एहसास हुआ तो हमने कोठरी का दरवाज़ा खटखटाया। हमें पता था कि ये नब्बन मियाँ की कोठरी है और आज उसकी बेटी घर पर अकेली है। रोशनी ने जब दरवाज़ा खोला तो उसे देखकर हमारी नीयत बिगड़ गई। इतना सुनते ही मैंने उन्हें अपने ठोकरों पर रख लिया। थोड़ा गुबार निकला तो हवालदार की तरफ देखते हुए कहा, अदालत में तो इन्हें कल पेश करेंगे, यहाँ इन्हें कम से कम इतना सबक सिखा दो
कि ज़िंदगी भर सीधे खड़े ना हो सकें। अब मेरे सीने से जैसे बोझ हट गया था। इस केस को हल करने का सेहरा मेरे सर बांधा गया, लेकिन मैं जानता था कि इसकी हकदार तो वो लड़की थी जो पता नहीं कौन थी। शायद वो रोशनी ही थी जो इंसाफ चाहती थी। अगली सुबह जब मैं अपने क्वार्टर से बाहर निकला तो दरवाजे पर मुझे एक लिफाफा और उस पर रखे कुछ फूल मिले। मैंने सिपाहियों से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने तो किसी को नहीं देखा सर, शायद रात में कोई रख कर गया हो। मैंने लिफाफा खोल कर देखा तो अंदर से वही तस्वीर निकली जिसमें एक लड़की सामने वाले को फूल दे रही थी। मुझे लगा रोशनी मुझे शुक्रिया बोल गई है।